और वो जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसको बेसिकली एचआरएम कहा जा रहा है। इसे हिरार्किकल रीजनिंग मॉडल। गुआन वांग जो हैं वो उनके सीईओ हैं या था। तो 2021 में गुआन वांग का वो पहला रिसर्च पेपर आया और इन्होंने सिंगापुर में अपनी एक सेम्पियंट इंटेलिजेंस के नाम से इन्होंने एक अपनी कंपनी का स्टार्टअप लिया। यान लुकिन, जो मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ, मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं। हमारा जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, हम उन्हें CNN बोलते हैं। बेसिकली हब्बल और वीजल नामी दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बोला बेसिकली जो आपका फ्रंटल लूब होता है, जहाँ आपका हिप्पोकैम्पस होता है, उसके लेवल के ऊपर चीज़ों को रीज़न कर रहा होता है, जबकि जो लो लेवल 100x फास्टर रीजनिंग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली वो एक रिसेंटली 22 जुलाई को एक पेपर पब्लिश हुआ है जो कि जिसमें एक नया फ्रंटियर मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया है, एक न्यू फाउंडेशनल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत अमेजिंग रिसर्च पब्लिश हुई है। जब से मैंने वो रिसर्च पेपर पढ़ा अभी तक मैं उसके इफ़ेक्ट से और जो उन्होंने अचीव किया है उसमें से अभी तक निकल नहीं पा रहा, तो मैंने वो आपसे लाजमी शेयर करना था। एक्चुअली हमारी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ और था, बट इस रिसर्च की वजह से हमें वो शिफ्ट करना पड़ा। और वो जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसको बेसिकली HRM कहा जा रहा है। इसे हिरार्किकल रीजनिंग मॉडल का नाम दिया है। बेसिकली ये एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिनके जो सीईओ हैं वो गुआन वांग जो हैं वो उनके सीईओ हैं। गुआन वांग जो हैं बेसिकली एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े भी हैं और वहाँ वर्क भी करते रहे हैं। उनके साथ इन्होंने काफ़ी AI की डोमेन में वर्क किया है और 2021 में इनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। और इनकी जो मेजर एक्सपर्टीज़ थी उस वक्त जो इनके पेपर में आई वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर इन्होंने बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनोमस कार ड्राइविंग के लिए एक मॉड्यूलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड आर्किटेक्चर पेश किया था। तो 2021 में गुआन वांग का वो पहला रिसर्च पेपर आया, उस पर 4 के करीब साइटेशन भी इनको मिली, 4 साइटेशंस मिली। सेकंड भी इनका 2021 में दोबारा एक और ऑटोनोमस कार्स के मतलब आर्किटेक्चर के ऊपर ही इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक और पेपर भी इनका 2021 में आया। फिर 23 के अंदर भी इनका एक ये इन्होंने बेसिकली चाइना में ओपन चैट नाम का एक ओपन सोर्स LLM मॉडल के ऊपर इन्होंने काम किया था और उसका रिसर्च पेपर भी 2023 में पब्लिश हुआ था और उस पर इनको बहुत ज़्यादा साइटेशन मिली थी। आई थिंक तकरीबन 290 समथिंग इनको साइटेशन 2023 के पेपर में मिली थी। और 2023 के बाद इन्होंने क्या किया कि ये सिंगापुर आ गए और इन्होंने सिंगापुर में अपनी एक सेम्पियंट इंटेलिजेंस के नाम से इन्होंने एक अपनी कंपनी का स्टार्टअप लिया और इनका उस सेम्पियंट इंटेलिजेंस में इनका गोल बेसिकली एक AGI लेवल इंटेलिजेंस को अचीव करना है और उसके ऊपर इन्होंने फिर ऑनवर्ड इस पे काम शुरू कर दिया। 25 में भी इनका एक और पेपर भी आया था जिसमें इन्होंने बेसिकली रिकरेंट एक टेक्निक है जो कि हमारे RNN मॉडल्स जब आए थे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, तो वहाँ से रिकरेंट की टेक्निक चल रही है। तो इन्होंने बेसिकली उस रिकरेंट टेक्निक को यूज़ किया था और रिकरेंट टेक्निक को यूज़ करते हुए स्पाइक न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप है, उनके ऊपर इनका पेपर पब्लिश हुआ था। उसके बाद अब इनका जो पेपर आया है, मेरे ख्याल में इस वक्त जितने भी हमारे पास डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर, फाउंडेशनल आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं, उसमें ये सबको सरपास कर चुका है, आर्किटेक्चर वाइज भी, रिज़ल्ट वाइज भी। तो मैं ज़्यादा इम्प्रेस इस आर्किटेक्चर डिज़ाइन से हूँ और ऑब्वियसली उस आर्किटेक्चर पे वो रिज़ल्ट तो आने ही थे। तो बेसिकली ये जो HRM है, हिरार्किकल रीजनिंग मॉडल है, ये ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल है।
वैसे तो हमारी जो डीप लर्निंग की फील्ड है वो जिसमें हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वो बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को ही हम मिमिक कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में। आल तो वो भी ब्रेन इंस्पायर्ड ही हैं, बट हम जिनको ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल कह रहे होते हैं उससे मुराद ये होती है कि वो सेम प्रॉब्लम के अंदर जिस तरह ब्रेन का आर्किटेक्चर, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, हम भी अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन से सेम प्रॉब्लम को सेम आर्किटेक्चर से जब रिजॉल्व करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल है या ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल है। तो मतलब वैसे तो तमाम डीप लर्निंग के जितने भी न्यूरल नेटवर्क हैं वो ब्रेन इंस्पायर्ड हैं, बट उनका एक्चुअल आर्किटेक्चर एग्जैक्टली ब्रेन के आर्किटेक्चर जैसा नहीं होता। जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में बना रहे होते हैं तो डिफरेंट प्रॉब्लम में हम डिफरेंट आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं, और हमने इतना ज़्यादा ब्रेन को भी स्टडी नहीं किया हुआ तो हमें भी ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ब्रेन हर प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर रहा होता है। तो इसलिए मोस्टली लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क उसी तरह यूज़ करते हैं, बट उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली लोग अपने बना रहे होते हैं और उस पर फिर रिजल्ट ले रहे होते हैं और उसके फिर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे होते हैं। ब्रेन इंस्पायर्ड जो मॉडल होता है ये सबसे पहले जो हमें मिला ये 1998 के अंदर यान लुकिन, जो मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं डीप लर्निंग की फील्ड के, तो उन्होंने 1998 में बेसिकली एक यूएस नेवी के किसी कोडिंग सिस्टम को डिकोड करने के लिए उनका रिसर्च पेपर आया था, और उन्होंने पहला एक मॉडल दिया था जिसे लीनेट कहा जाता है। और वो लीनेट मॉडल जो बेसिकली जिस फाउंडेशनल मॉडल पे बना था वो बेसिकली हमारा जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम उन्हें CNN बोलते हैं। तो CNN ने कंप्यूटर वीएन की को आज तक भी हमारे पास कंप्यूटर वीएन की डोमेन में CNN आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं, और ये भी बायोलॉजिकल ब्रेन इंस्पायर्ड है। बल्कि हम इसे भी पीछे लेके चलें तो 1964 के अंदर बेसिकली हब्बल और वीजल नामी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कैट की बॉडी को पैरालाइज करके और उसका स्कल कट करके उसके ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोड्स अटैच किए थे और उसको एक फ्रेम के साथ बाइंड करके, तो उन्होंने उसके पास सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो शुरू में तो उनको कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ, एंड में जाकर जब उन्होंने उसको डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स उसके ऊपर डाली एक फ़िल्टर के थ्रू, तो तब वहाँ से जाकर हमें एज डिटेक्शन मिला और हमें पता लगने लगा कि हमारा जो ह्यूमन या बायोलॉजिकल ब्रेन का वीएन सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। तो 1964 की इस रिसर्च ने बेसिकली ब्रेन के वीएन सिस्टम को एक्सपोज किया या उसके मुतल्लिक बताया कि वीएन सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है। तो हब्बल और वेजल के इस एक्सपेरिमेंट को बेस रख के फिर 1980s के करीब बेसिकली एक जापानी साइंटिस्ट थे, काफ़ी मुश्किल नाम है मुझे भूल गया तो मैं उनका नाम नहीं कोट करता, उन्होंने एक नियोकॉग्निट्रॉन के नाम से एक पहला बेसिकली ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल बनाया था, और वो बेसिकली उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज के करैक्टर्स को डिकोड और उसको रिकग्नाइज करने के लिए बेसिकली ये एफर्ट की थी। बट 1980s में जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे और जो डेटा था उनकी वजह से ये पेपर दब सा गया था। फिर इसी को रिफ़ाइन करके 1998 में यान लुकिन ने CNN बनाए थे, लीनेट का जो उनका पेपर आया था, तब से ये CNN चले हैं। तो मोस्टली इंडस्ट्री में लोग यही समझते हैं कि पहला ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल जो है वो यान लुकिन ने बनाया था, जबकि पहला ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल जो है वो जापानीज़ ने बनाया था, जो कि मैंने अभी आपका नियोकॉग्निट्रॉन के नाम से मॉडल आया था। बट वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, वो उधर ही रिसर्च में रह के कर गया था। जबकि जो यान लुकिन का ये जो CNN का ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल था ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी हुआ, इन्होंने प्रॉब्लम भी रिजॉल्व किया। फिर इसी मॉडल को उठा के माइक्रोसॉफ्ट ने जो उस दौर की अपनी ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन की जो लाइब्रेरीज़ थी और इस तरह के काफ़ी अर्सा यूज़ होता रहा, और फिर इसके बाद जाकर कहीं 2012 में जेफरी हिल्टन इमेज नेट के कंपटीशन में एलेक्स नेट के साथ CNN के साथ आए और उन्होंने मशीन लर्निंग और सारे एल्गोरिदम को पछाड़ के पीछे रख दिया, और तब से CNN जो है कंप्यूटर वीएन की डोमेन पे राज कर रहे हैं और आज तक उनका राज चल रहा है। और CNN जो कि बेसिकली फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन या फर्स्ट बायोलॉजिकल ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल जो था वो बेसिकली CNN था। उसके बाद हमारे पास बहुत बेताशा और मॉडल्स आए हैं, बट हमारे पास कोई ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल नहीं आया।
जो ह्यूमन ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल आया है वो अब आया है उसके CNN के बाद, जो कि HRM है, हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, जिसको हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ग्वान वांग ने रिसर्च किया है। हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल में अब जब मैं बता रहा था कि इन्हें जब ये अपनी कंपनी बनाई थी तो 2024 में, तो तभी ये 3 फील्ड पे इन्होंने बहुत इंटेंसिव वर्क शुरू कर दिया था। एक इन्होंने डीप लर्निंग की डोमेन में, और ख़ुद ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बड़े प्रो थे, और लास्ट ये रिकरेंट पे वर्क कर रहे थे, और प्लस इन्होंने न्यूरो साइंसेस के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च फास्ट कर दी कि बेसिकली बायोलॉजिकल ब्रेन्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। और ये भी बेसिकली जेफरी हिल्टन ने कुछ अर्सा पहले जेफरी हिल्टन ने ये बात कही थी कि जितना हम ह्यूमन ब्रेन को समझते जाएंगे हम उतने ज़्यादा हम डीप लर्निंग के अंदर बड़े बड़े ब्रेक थ्रू करते जाएंगे। तो इसी बात को बेस लग के मुझे लगता है कि इन्होंने न्यूरो साइंसेस के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर और डीप लर्निंग, तो इन्होंने सेपिएंट इंटेलिजेंस के अंदर इन 3 डोमेन को फोकस करके 2024 टू ऑनवर्ड इन्होंने वर्क शुरू किया, और अब उसका रिज़ल्ट जो है 22 जुलाई को हमारे सामने आया है, जो कि HRM हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल है। अब मैं बताता हूँ कि हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरह वर्क कर रहा है और ये HRM किस तरह इतना इफ़ेक्टिव हो गया है। एक्चुअली हमारे भी ब्रेन के ना 2 पोर्शन के अंदर रीजनिंग हो रही होती है, और ये जो मॉडल बनाया गया है, जैसे वो तो वियन का इंस्पायर्ड मॉडल था, ये ह्यूमन ब्रेन की रीजनिंग का इंस्पायर्ड मॉडल है। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन की रीजनिंग का इंस्पायर्ड मॉडल है, ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन किस तरह वर्क करता है रीजनिंग के वक्त। तो बेसिकली हमारा ह्यूमन ब्रेन के ना 2 पोर्शन जो होते हैं जो रीजनिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एक को हम हाई लेवल बोलते हैं और दूसरे को लो लेवल बोलते हैं, या इन्होंने बेसिक उसको हाई लेवल और लो लेवल बोला। बेसिकली जो आपका फ्रंटल लूब होता है, जहाँ आपका हिप्पोकैम्पस होता है, उसके करीब का जो एरिया होता है, वहाँ आपकी हाई लेवल जो रीजनिंग हो रही होती है, और जो आपके ब्रेन में ऑप्टिकल लूप के पीछे करके जो एक दूसरा पोर्शन बनता है, वहाँ आपकी लो लेवल रीजनिंग हो रही होती है। तो इंसान जब भी किसी प्रॉब्लम में, किसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में रीजनिंग करने लगता है, तो ये जो हाई लेवल आपका रीजनिंग ब्रेन का पोर्शन है और जो आपका लो लेवल है, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जो हाई लेवल होता है वो बेसिकली स्लो चलता है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, और वो मेटा लेवल के ऊपर चीज़ों को रीज़न कर रहा होता है, जबकि जो लो लेवल रीजनिंग ब्रेन का पोर्शन होता है वो उसी मेटा की सब डिटेल्स और इनर डिटेल, उन चीज़ों को सारा वो फास्टली इवेल्युएट कर रहा होता है। यानी अगर ऊपर वाला पोर्शन, मेरे ख्याल में इस पेपर में 4 हर्ट्ज़ तक उन्होंने बताया कि वो 4 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होता है, और जो लोअर रीजनिंग मॉडल होता है वो नियर अबाउट 40 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा होता है। और अगर आप इनकी डायग्राम में भी देखेंगे तो ये आपके सामने एक साइन वेव आ रही होगी। जो हाई लेवल की साइन वेव है, आप देखें काफ़ी वाइड है, जो कि स्लो होने की निशानी है, और जो आप ये लो लेवल की साइन वेव देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। इससे क्या होता है कि आपकी जो रीजनिंग है, जो ह्यूमन ब्रेन रीजनिंग करता है, वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के अंदर बहुत हाई लेवल रीजनिंग होती है इस कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग। तो आपका जो हाई लेवल रीजनिंग ब्रेन का पोर्शन है और जो लो लेवल है, ये आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, रिकरेंट हुए होते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, और इनमें जस्ट टाइम लैप्स और इसके कॉम्बिनेशन से हर मेजर जो आपका हाई लेवल है वो टॉप रीजनिंग दे रहा है किसी भी चीज़ की। जैसे आप किसी बच्चे से पूछते तुम कल क्यों नहीं आए, या वो किसी चीज़ को रिजॉल्व कर रहा है तो वो क्यों रिजॉल्व कर रहा है, क्या रिजॉल्व कर रहा है, जो उसकी मेटा मेजर रीजनिंग है वो तो हाई लेवल ब्रेन में है। अब जैसे वो हाई लेवल ब्रेन के अंदर मेजर टॉप मेटा रीजन 1 आएगी, तो उसकी जो लोअर ब्रेन है वो बहुत फास्टली उसकी सब रीजनिंग और डिटेल करेगा, और ये फिर इनपुट दोबारा हाई लेवल के पास जाएगी, और हाई लेवल किसे फिर दोबारा इसके अंदर आएगी। तो यूँ इनका एक रिकरेंट दोनों ब्लॉक्स का रिलेशन बना हुआ होता है, जिससे ये रीजनिंग होती है। और इसको अचीव करने से जब इसी को उन्होंने अपने डीप लर्निंग HRM मॉडल में इम्प्लीमेंट किया, तो जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो, जैसे मैंने कहा कि जब से मैंने ये पेपर पढ़ा है तो मैं अभी तक इसके इफ़ेक्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। मेरे अभी भी अंदर हलचल चल रही है इसके मुतल्लिक, कि हमने पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस किया था
कि इससे पहले जो हमारे पास रीजनिंग मॉडल यूज़ हो रहे थे वो LRM थे, लार्ज रीजनिंग मॉडल। और हमने बात की थी कि गूगल का 2022 का एक पेपर आया था चेन ऑफ थॉट, जिसके बाद हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से लार्ज रीजनिंग मॉडल भी बनना शुरू हो गए। जो डीप सीक की हमने बात की थी या अभी ग्रॉक 4 है, ये सब के सब लार्ज रीजनिंग मॉडल हैं। और बेसिकली ये जो लार्ज रीजनिंग मॉडल है LRM, और हमने ये भी बात की थी कि फ्यू वीक्स बिफोर जो है वो एप्पल का भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिन्होंने कहा था कि ये लार्ज रीजनिंग मॉडल में जो थिंकिंग हो रही है ये बेसिकली एक इल्यूजन है, ये एक्चुअल थिंकिंग नहीं हो रही। अगर आप वो गूगल का COT उठाकर देखें, चेन ऑफ थॉट उठाकर देखें, तो उसके अंदर बेसिकली जो हो रहा होता था कि आपने जो एक मेजर प्रॉब्लम को प्रॉम्प्ट किया हुआ है वो बेसिकली उसी प्रॉब्लम के टेक्स्ट बेस इंटरमीडिएट रिजल्ट बना के और उनको दोबारा मॉडल से प्रोसेस करके, जिसको इस पेपर में भी कहा गया है कि वो बेसिकली लाउड रीजनिंग करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से वो रीजनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। जब इन्होंने HRM के अंदर यही हाई लेवल और लो लेवल दो मॉड्यूल्स बनाए और उनको आपस में रिकरेंट किया जिस तरह ब्रेन में किया गया है, तो ये जब बनाकर इन्होंने LRM के साथ इनको एक्सपेरिमेंट किया है तो ये 100x फास्टर रीजनिंग दे रहे हैं उन तमाम मॉडल से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जो ट्रेंड किए गए हैं जस्ट 1000 सैंपल के ऊपर ट्रेंड किए गए हैं, जबकि हम 1000 पे अपना कोई छोटा सा मॉडल भी ट्रेन करें तो वो बहुत पुअर रिजल्ट्स देता है। तो इन्होंने सिर्फ 1000 सैंपल्स के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया है और 100x रिज़ल्ट जो है वो उनसे सुपीरियर दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे बेंचमार्क जो AGI के लिए बेंचमार्क यूज़ होते हैं, जिनके अंदर हमारे करंट लार्ज रीजनिंग मॉडल 0% आउटपुट दे रहे थे, वहाँ जाकर इसने नियर टू परफेक्ट आउटपुट दी है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर। और उन्होंने जो उसका रिसर्च के ग्राफ शो किए हुए हैं, अगर आप ये भी देखें तो इनके सामने करंट जितने भी फ्रंटियर मॉडल हैं और जितने भी हमारे पास फाउंडेशनल आर्किटेक्चर हैं, सबको इसने उधेड़ के रख दिया है, सबको पीछे छोड़ दिया है, कोई इसके नज़दीक तरीन भी नहीं है रीजनिंग में। जैसे एक सुडोकू गेम है, एक पज़ल गेम है, उस पज़ल गेम के अंदर जब इसको टेस्ट किया गया दूसरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी और लार्ज रीजनिंग मॉडल को भी उस सेम बेंचमार्क पे टेस्ट किया गया तो वो 0% आउटपुट दे रहे थे, और ये कहीं 76% से भी ऊपर आउटपुट दे रहा है वो सेम प्रॉब्लम के अंदर। फिर इसको 30x30 मेज़ प्रॉब्लम में डाला गया, जहाँ मेज़ से रास्ता तलाश करना होता है, तो इसने उधर भी नियर टू परफेक्ट आपको आउटपुट दी, जबकि दूसरे सेम प्रॉब्लम के अंदर 0% रीजनिंग थी और 0% लॉजिक था। इसी तरह एक और बेंचमार्क यूज़ होता है हमारा AGI के लिए। तो एक और बेंचमार्क है जिसे हम ARC-AGI बोलते हैं, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एंड रीजनिंग कॉर्पस एंड आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत बड़ा टॉप बेंचमार्क है जिसमें हम अपने मॉडल्स को टेस्ट करते हैं कि वो AGI के कितने करीब हैं। तो इस बेंचमार्किंग पे भी जहाँ सारे बाकी मॉडल 0% आउटपुट दे रहे थे, तो इसने भी वहाँ नियर टू परफेक्ट 70% से भी अबव, ये आपके सामने ग्राफ्स आ रहे होंगे, मुझे ज़ुबानी सारा याद नहीं है, तो इसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हर जितने भी इस वक्त हमारे पास बेंचमार्किंग के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर दी है। और उस पर भी कमाल के सिर्फ 27 मिलियन पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं। हम इसके काउंटर पार्ट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं उनके अगर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स देखें तो 15 बिलियन, 7.5 बिलियन, 7 बिलियन पैरामीटर्स, जहां 0% आउटपुट दे रहे थे, वहां सिर्फ 27 मिलियन पैरामीटर के साथ जस्ट 1000 सैंपल ट्रेनिंग पे ये नियर टू परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको क्या कह सकूं कि जो अब तक मैंने जितने भी फाउंडेशनल मॉडल के आर्किटेक्चर पढ़े हैं, मेरे ख्याल में ये वाला मॉडल जिस तरह पिछले 27 साल से CNN बेसिकली, जिसको भी हमने डिस्कस किया था कि जो कि बायोलॉजिकल ब्रेन VN बेस्ड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, बेसिकली जिस तरह उसने 27 साल डीप लर्निंग की फील्ड के ऊपर राज किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड पे राज किया है, मुझे लगता है कि ये HRM जो है ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। और
आगे भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन होगी। ये तो भी जस्ट उसकी फर्स्ट आइट्रेशन आई है, और आप देखें कि अगर मल्टीपल वर्जन में जब इसकी मल्टीपल आइट्रेशंस आएंगी तो फिर ये क्या होगा। और बल्कि जब से मैंने इसे पढ़ा है तो मैंने फिर ये सोचा कि किमी K2 का जो आर्किटेक्चर है, जिसमें हमने देखा था मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को यूज़ किया गया है, और वो जो एक्सपर्ट बने हुए थे वो पुराने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर ही बने हुए थे, उन्हीं के फाउंडेशनल आर्किटेक्चर पे बने हुए थे। अगर आप मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट बनाए जाएँ और HRM बेस एक्सपर्ट्स हों तो आप देखें कि इंटेलिजेंस किस लेवल पर हमारी मशीन इंटेलिजेंट होने जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमेजिंग और इंस्पायरिंग इनोवेशन है, जिसको मैं मल्टीपल एंगल से सोच रहा हूँ, और कोई लिमिटलेस जो है वो इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या इसने वो मेजर 3 इश्यूज़ जो हम हर वीडियो में अक्सर नए फाउंडेशनल आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, क्या ये उनको एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहली प्रॉब्लम हेलुसिनेशन की है। तो इसमें हेलुसिनेशन स्टिल ख़त्म नहीं हुई, बट इसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूअर हेलुसिनेशन। तो इस रिसर्च में जो उसको रिसर्च किया गया तो उसमें उनके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं कि हेलुसिनेट ये भी करता है, बट बाकी मॉडल्स की, बाकी आर्किटेक्चर की निस्बत से वो काफ़ी फ्यूअर और काफ़ी लेस हो चुकी है। इसका मतलब है हेलुसिनेशन अपकमिंग मॉडल्स में स्टिल परसिस्ट करेगी। दूसरी चीज़ रह गई कि क्या ये लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में करेगा और कॉन्टेक्स्ट अवेयर्ड होगा। अभी इस बात के ऊपर मैं खुद भी कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कम डाटा अवेलेबल है और इन्होंने इस टॉपिक को, इन 2 डोमेन्स को इसमें डिस्कस नहीं किया। हाँ, जो मैं अपना गैस वर्क करूं तो मुझे लगता है पहले की निस्बत इन दोनों चीज़ों में भी एक वाज़े फ़र्क ज़रूर आएगा, क्योंकि पहले हमारे आर्किटेक्चर फिक्स लेंथ के हो रहे थे। तो ये जो अब स्पेशली गूगल का MOR आया है, मिक्सचर ऑफ रिकर्जन, इसके अंदर भी डायनामिक टोकन को डायनामिक डेप्थ तक लेके जाया गया है। और दूसरा, अब ये जो HRM आया है, इसमें भी आपका हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल जो है वो आपस में रिकरेंट लेवल पर अटैच हैं, तो किस डेप्थ तक वो उसको आइट्रेट करते हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो मेरी नज़र में अभी तीनों चीज़ें शायद ख़त्म नहीं हुई, मगर तीनों चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई होगी। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्म करेगा बाकी तमाम इसके काउंटर पार्ट की कंपैरिजन में। और दूसरा, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस में भी इसकी अवेयरनेस की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और हेलुसिनेशन में तो हमने वैसे ही कह दिया कि उन्होंने खुद इसको डिस्कस किया है कि इसमें फ्यूअर हेलुसिनेशन है। तो ये था हमारा HRM। और मैं तो अभी तक जितने हमारे पास फाउंडेशनल मॉडल हैं फ्रंटियर मॉडल्स के अंदर, तो मेरी नज़र में HRM ने सबको बीट कर दिया है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर भी मेरे ख्याल में वो आर्किटेक्चर है जिसकी बड़े अरसे से तलाश हो रही थी, स्पेशली रीजनिंग में, क्योंकि ये रीजनिंग में ब्रेन इंस्पायर्ड है। तो रीजनिंग में ये बड़ा लॉजिकल मॉडल होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि इसने मेज़ वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व किया है, या सुडोकू गेम को, या ARC AGI का जो बेंचमार्क है, अभी तक उसमें कोई मॉडल 1 to 2% भी रिज़ल्ट्स नहीं ले सका, और इसने बड़े हैरानकुन रिज़ल्ट्स लिए हैं और इतने छोटे आर्किटेक्चर के साथ। और रीजनिंग भी आप देखें कि 100x फास्टर है। तो हर एस्पेक्ट से देखें तो स्टिल यही है। तो मैंने शायद जो इनके लिए अल्फाज यूज़ किए, मैं उससे खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कि मैं खुद भी बड़ा स्टन्ड हूँ कि इस मॉडल को देखने के बाद कि क्या कमाल कर दिया है गुआन वांग ने। तो और दूसरा कि दुनिया भी इस के मुतल्लिक इतनी अवेयर भी नहीं है, इंटरनेट पे भी अभी इसको उस लेवल की पजीराई नहीं मिली जिस लेवल पे ग्रॉक 4 वगैरह को मिल रही है। तो एक्चुअली उसकी रीज़न भी यही है, एक तो ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और ये इतनी ज़्यादा जो टैग को वॉच करते हैं उनके रेडार में नहीं आई, और इस वजह से अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। वरना जितनी बड़ी ये ब्रेक थ्रू हो चुका है और जितना ग्रॉक 4 के लिए शोर मचा है, उसकी निस्बत तो ग्रॉक 4 जहाँ 0% दे रहा है और वहाँ ये नियर टू परफेक्ट दे रहा है, और हर बंदा ग्रॉक 4 डिस्कस कर रहा है। HRM का किसी को पता ही नहीं कि HRM है क्या और HRM हो क्या रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इनको अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर HRM को मिक्स किया जाता है, जैसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर HRM को यूज़ किया जाएगा, तो उसके बाद जो हमारे पास मॉडल बन के आएंगे
तो वो किस लेवल की हमें इंटेलिजेंस देंगे और किस लेवल की नई एआई की डोमेन में चीज़ें जाएंगी, ये हम देखेंगे। और इस तरह की नई नई जो अपडेट्स आती रहेंगी और जो भी इनोवेशन होती रहेगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।